क्या हमको पता नहीं बाबू। सर उसको मारने पीटते थे, 2.5 लाख रुपए दिए तो उसी ने बोला कि एक्सीडेंट करवा देते हैं, और ये बहुत अच्छे आदमी नहीं थे। मेरा फोटो क्यों ले रहे हैं आप लोग बाबू? 45 करोड़ की प्रॉपर्टी, अपने दम पर बनाया सारा आशियाना, गवर्नमेंट टीचर की जॉब, 2 बच्चे, रियल एस्टेट की दुनिया में अच्छा खासा नाम, और एक रोड एक्सीडेंट ने सब बखेर दिया। अब सवाल ये है कि ये रोड एक्सीडेंट रियल था या ये भी इस आदमी की सजी सजाई दुनिया को बखेरने के लिए बनाया गया था। सो टुडे केस इज अबाउट उर्मिला मर्डर केस। राजेश गौतम, जो कि कानपुर के रहने वाले थे, ये एक बहुत ही सुंदर घर में रहा करते थे जिसका नाम था मुरली विला। इस घर में राजेश की पत्नी और 2 बच्चे रहा करते थे। राजेश के पास बहुत सारी संपत्ति थी, अनेकों जमीनों के टुकड़े और बहुत सारा पैसा। मीन्स राजेश अपनी एक गवर्नमेंट जॉब के साथ साथ रियल एस्टेट में भी जाना माना चेहरा थे, मतलब सब अच्छा चल रहा था। मीन्स कहीं से कहीं तक कोई गरीबी की गुंजाइश ही नहीं थी। राजेश का रोजाना का काम सुबह उठना, अपने दोनों बच्चों को मॉर्निंग वॉक पर ले जाना। कभी कभी राजेश सड़क पर वॉक किया करते थे तो कभी कभी गार्डन में। 4 नवंबर 2023 जब राजेश सड़क पर सुबह सुबह वॉक कर रहे थे तो एक ऐसी दुर्घटना घटी जिसने सब कुछ तबाह कर दिया। सुबह सुबह सड़क पर आराम से चलते हुए राजेश और सड़क पर तेजी से दौड़ती हुई एक ग्रे को, जिसने उन्हें टक्कर मार दी। ये हादसा इतना खतरनाक था कि राजेश इको की टक्कर से 20 फीट की दूरी पर जाकर नीचे गिरे और यहीं पड़े हुए पत्थरों में उनका सिर टकराया। और गाड़ी की रफ्तार इतनी तेज थी कि उस गाड़ी का भी बैलेंस बिगड़ जाता है और वह भी वहीं खंबे से टकरा जाती है और गाड़ी का ड्राइवर वहां से तुरंत भाग जाता है। और वहीं दूसरी तरफ राजेश बेहोश पड़े हुए थे और वहीं के लोकल लोग उन्हें पहचान जाते हैं और तुरंत हॉस्पिटल ले जाते हैं। और वहीं पास ही के लोगों में से किसी ने राजेश के बड़े भाई ब्रह्मदीन गौतम को कॉल कर बताया कि राजेश का एक्सीडेंट हो गया है। और उसी दिन राजेश के बड़े भाई का बेटा यानी राजेश का भतीजा, जो कि इंडियन नेवी में जॉब करता है, वो भी घर छुट्टी पर आया हुआ था, जिसका नाम कुलदीप गौतम है। और जब ये लोग हॉस्पिटल पहुंचे तो पता चला कि राजेश की मृत्यु हो चुकी है। जब ये बात राजेश की पत्नी उर्मिला को पता चली तो उसके तो पैरों तले जमीन ही निकल गई। घर में सभी का रो रो कर बुरा हाल था। पुलिस ने भी अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी और जब वहां के लोगों से पूछा तो सबने यही बताया कि एक तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी और गाड़ी वहां जाकर टकरा गई। पुलिस ने भी इस केस को इसी ढंग से देखना शुरू किया, मगर राजेश का भतीजा कुलदीप ये सब मानने को तैयार नहीं था। वह अपने ढंग से इस केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है और इस रोड के सभी सीसीटीवी कैमरास की रिकॉर्डिंग देखने निकल पड़ता है। और जब वह इस सब को देखना शुरू करता है तो उसे यह सब एक सोची समझी साजिश सी लगती है, क्योंकि जिस इको ने राजेश को टक्कर मारी उस पर लगी नंबर प्लेट भी फर्जी थी। और उस दिन सुबह सुबह इको गाड़ी के पीछे एक वैगनआर गाड़ी भी थी और जिस ड्राइवर ने राजेश को टक्कर मारी वह इको गाड़ी से उतरकर आगे जाकर वैगनआर गाड़ी में बैठ जाता है। तो मतलब ये गाड़ी एक नहीं 2 थी, मतलब एक ने टक्कर मारी और दूसरी ने कातिल को पिक किया। इससे पता चलता है कि दाल में कुछ तो काला है। मगर जब यह बात उर्मिला को पता चलती है कि यह एक सोची समझी साजिश है तो वह तुरंत पुलिस के पास जाती है और वह उल्टा अपने जेठ और कुलदीप पर ही इल्जाम लगाने लगती है कि इन दोनों ने ही मेरे पति की प्रॉपर्टी के लालच में आकर उनका एक्सीडेंट करवा दिया। अब राजेश एक बड़ी हस्ती था और उसका केस भी उतना ही बड़ा था, मीन्स उतना ही पेचीदा भी था। तो पुलिस ने इस केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए अपनी 4 टीम बनाई और चारों टीमों को अलग अलग काम सौंप दिया। और जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई तो यह केस थोड़ा और पीछे चला जाता है, मीन्स साल 2021। राजेश के पास जमीन तो बहुत थी और वह प्रॉपर्टी डीलिंग का भी काम किया करते थे। तो अब राजेश ने सोचा कि क्यों ना उनकी खाली जमीन पर
प्लॉट्स और कुछ अपार्टमेंट बनाकर बेचे जाएं, मीन्स पैसे से पैसा बनाया जाए। तो इनका एक व्हाट्सएप ग्रुप था जिसमें इनके सभी दोस्त थे, जिसमें कुछ IAS थे तो कुछ PCS थे, कुछ ठेकेदार भी थे। तो राजेश ने उसमें पोस्ट किया कि एक आर्किटेक्ट और एक ठेकेदार चाहिए। उन्हीं में से एक था हेमंत सोनगर जो कि एक ठेकेदार था, और उन्हीं का एक रिश्तेदार था शैलेंद्र सोनगर जो कि एक आर्किटेक्ट था। अब इन तीनों की मुलाकात होती है और ये तीनों अब काम शुरू करते हैं। राजेश की कुछ जमीन दिल्ली में खाली पड़ी हुई थी, तो उन तीनों ने 2021 में वहां पर कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया। अब इसी काम के बीच हेमंत का सिपाही के पद के लिए सिलेक्शन हो जाता है, तो वह अपना सारा काम शैलेंद्र को सौंपकर वहां से चला जाता है। पुलिस की तफ्तीश अच्छी खासी चल रही थी और इसी बीच एक दिन यह पता चलता है कि राजेश की तबीयत बिगड़ने की वजह से उसे हॉस्पिटल में कुछ महीने पहले एडमिट होना पड़ा था। जब पुलिस ने हॉस्पिटल में जाकर पूछताछ की तो पता चला कि राजेश ने जहर खा लिया था या उन्हें खिलाया गया हो, इसी कारण से उनकी तबीयत बिगड़ी थी। पुलिस को ये तो पता चल गया था कि राजेश को मारने की कोशिश काफी दिनों से चल रही है, तो पुलिस उनके पड़ोसियों से भी पूछताछ करती है और इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चलता है कि शैलेंद्र जो कि राजेश की कंस्ट्रक्शन साइट पर काम किया करता था, उसके राजेश के घर पर काफी आना जाना था। और पड़ोसियों ने तो यह भी बताया कि शैलेंद्र अधिकतर जब आया करता था जब घर पर राजेश नहीं होता था। तो पुलिस का शक शैलेंद्र और उर्मिला पर जाने लगा, और जब शैलेंद्र और उर्मिला की पुलिस ने कॉल डिटेल्स निकाली तो पता चला कि इन दोनों की घंटों घंटों बातें हुआ करती थी, यहाँ तक कि व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल्स भी चला करती थी। अब राजेश के 2 बच्चे थे और बड़ा लड़का था जो तकरीबन 8 से 10 साल का था। जब पुलिस ने उससे प्यार से शैलेंद्र का फोटो दिखाकर पूछा तो उसने बताया कि ये अंकल मम्मी से वीडियो कॉल पर बात किया करते थे और मम्मी से बात करते करते अपने कपड़े उतार देते थे। मगर पुलिस इस गुत्थी को अभी तक भी राजेश के मर्डर के साथ नहीं जोड़ पा रही थी, क्योंकि अभी इतना सब देखने के बाद भी यह सब एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरह ही दिख रहा था। पर असली सच्चाई जब सामने आई जब उस वैगनआर कार का मालिक मिल जाता है जिसने बताया कि शैलेंद्र ने वह गाड़ी अपने किसी काम के लिए किराए पर ली थी। और शक यकीन में तब बदल गया जब शैलेंद्र और उर्मिला की लोकेशन भी वहीं की मिली जहां पर राजेश का एक्सीडेंट हुआ था। अब पुलिस के पास उन दोनों को उठाने के लिए इतने सबूत काफी थे और सबसे सख्ती से पूछताछ शुरू करती है। तो शैलेंद्र बताता है कि जब राजेश ने दिल्ली सुजानपुर में नए घर के लिए काम शुरू कराया तो वह तो दिन भर स्कूल में होते थे और किसी न किसी काम के लिए मुझे अक्सर राजेश के घर जाना पड़ता ही रहता था, और उर्मिला राजेश के बाद सब कुछ मैनेज करती थी। तो शैलेंद्र और उर्मिला की मुलाकात इस तरह होती है और बातों ही बातों में हम दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे, क्योंकि राजेश का ज्यादा समय तो घर के बाहर ही बीतता था। और फिर उस प्यार के बीच में ही हम दोनों फिजिकल भी होने लगे, और यही बात राजेश के पड़ोसियों ने राजेश को बता दी। और फिर राजेश ने शैलेंद्र को घर पर आने से साफ मना कर दिया कि जो भी सामान हो मुझे बताओ, मैं तुम्हें साइट पर भिजवा दूंगा। और यही बात राजेश ने उर्मिला को समझाई कि किसी को घर के अंदर मत आने दिया करो, क्योंकि लोग देखते हैं तो बातें बनाते हैं। मगर शैलेंद्र राजेश की बात नहीं मानता है और कुछ दिन बाद फिर घर पर आने लगा। और फिर राजेश ने शैलेंद्र के सारे पैसे दिए और उसे काम से निकाल दिया। और अब शैलेंद्र और उर्मिला की बस फोन पर ही बातें हुआ करती थी। तो बातों ही बातों में इन दोनों ने एक दिन राजेश को मारने का प्लान बनाया, और पहला प्लान था राजेश को जहर देने का, जो कि फेल हो गया, जिसमें राजेश के भाई और पड़ोसियों ने भी सोचा कि कोई जलन रखने वाले ने ही यह काम किया होगा और इस बात को सीरियस नहीं लिया। मगर जब दूसरा प्लान बनाया तो उन्होंने सुपारी किलर्स को ढूंढा जिन्होंने 1.5 लाख की डिमांड की और अपना सारा पैसा पहले लेने को कहा। अब उर्मिला शैलेंद्र के प्यार में इतनी पागल हो चुकी थी कि उसने यह भी नहीं सोचा कि वह क्या कदम उठा रही है। उर्मिला ने अपने सारे गहने बेचकर शैलेंद्र को पैसे दे दिए और शैलेंद्र ने वो पैसे सुपारी किलर्स को दे दिए, और फिर हुई उन दोनों किलर्स की एंट्री। मगर ये दोनों किलर्स तो सारे पैसे लेकर भाग गए। अब शैलेंद्र और उर्मिला ने इन्हें बहुत ढूंढा मगर ये कहीं नहीं मिले। अब पुलिस में भी कंप्लेंट नहीं कर सकते थे, तो ये दोनों किसी और किलर्स को ढूंढने लगते हैं और बहुत ढूंढने के बाद इन्हें कोई नहीं मिलता, तो ये खुद ही इस प्लान को अंजाम देने के बारे में सोचते हैं। और सबसे पहले एक सेकंड हैंड कार इको खरीदते हैं और उसकी नंबर प्लेट चेंज कर एक
फर्जी प्लेट लगाते हैं। वहां से भागने के लिए दूसरी गाड़ी वैगनआर रेंट पर लेते हैं, मगर कार चलाने के लिए भी कोई होना चाहिए था। अपने प्लान में 2 लोगों को और जोड़ लेते हैं, जिनमें से एक था शैलेंद्र का ममेरा भाई। उसे तो शैलेंद्र लालच देता है कि राजेश की मौत के बाद प्रॉपर्टी अपनी हो जाएगी, और दूसरे को उर्मिला 2.5 लाख रुपए देती है। और फिर करते हैं ये चारों मिलकर राजेश के मर्डर की तैयारी, जिसमें उर्मिला बताती है कि शायद सुबह का वक्त सही रहेगा, क्योंकि सुबह सुबह राजेश वॉकिंग पर जाता है। उसी टाइम हम इस प्लान को अंजाम दे सकते हैं। और इस सब के लिए इन्होंने चुना था 4 नवंबर, जब एक इको राजेश को टक्कर मारकर चली जाती है। अगर उर्मिला चाहती तो राजेश को तलाक देकर शैलेंद्र से शादी कर सकती थी, मगर उर्मिला को चाहिए थे दौलत और शैलेंद्र दोनों ही। और उसे एक बार भी अपने छोटे छोटे बच्चों का ख्याल तक नहीं आया, मगर वो कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी। और ये सभी जेल में रहकर अपने कर्मों को कोसते रहते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर करना जरूर, और सब्सक्राइब करना प्लीज चैनल को मत भूलना। तब तक के लिए हम नई वीडियो पे काम करते हैं, और आप मेरी और सारी वीडियो जाकर देख लो।